आकर के खत्म होगी। लेकिन यहां से आगे होना क्या है तो हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50% का इस पर कैप लगा रखा है। कई और राज्य हैं जहां पर मांग हो रही है, महाराष्ट्र में मांग हो रही है मराठा आरक्षण करने की। सब सारे मामले जो है केंद्र के पास आते हैं। केंद्र को भी अब जहां पर राजनीति सुहाती है, ठीक लगती है, वो उस पर वो भी आगे बढ़ा देता है बात। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। देखिए, इसमें यहाँ राजनीति रुकेगी नहीं, ये राजनीतिक मामला है और यहाँ रुकेगी नहीं। या इसके बाद मुझे लगता है कि जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से मांग होगी कि इसे 9th शेड्यूल में डाला जाए कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि इसकी कोर्ट में स्क्रूटनी ना हो सके। तो ये भी कोशिश की जाएगी। लेकिन हमने अब तक देखा है कि जिस भी राज्य सरकार ने ये कोशिश की है कि वो आरक्षण को इस तरह से आगे बढ़ाए, कोर्ट ने उसकी स्क्रूटनी करके उसको रोका है। तो देखते हैं कि ये मामला, क्योंकि ये राजनीतिक मामला इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब हम देखें कि नीतीश जी ने जो दाव खेला है इस पूरे रिजर्वेशन को लेकर और जो जातीय जनगणना है उसको लेकर, उसका प्रभाव इतना है कि प्रधानमंत्री और बाकी बीजेपी के नेता उस पर बात कर रहे हैं। उस पर बात की जा रही है कि ओबीसी आरक्षण, मतलब ओबीसी की पॉलिटिक्स जो है ये कांग्रेस खेल रही है और ये कर रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। तो ये जो किया गया है, जो नीतीश कुमार ने जो दाव खेला है वो अपनी राजनीति को देखते हुए खेला है। इसका आगे किस तरह से मामला बढ़ता है ये देखने की बात। बीजेपी क्या कैश 22 सिचुएशन में दिखाई दे रही है? प्रदेश में तो वो कह रही है कि हम साथ हैं इस मांग के, हमने जब भी आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जब मामला केंद्र में आएगा तो फिर कैसे बढ़ाएंगे आगे? तो यही कैश 22 सिचुएशन है। जब वो उसको ये केंद्र में भेज देंगे और कहेंगे 9th शेड्यूल में डालें, और ऐसे में सरकार क्या करेगी, मतलब केंद्र सरकार के लिए ऊपर ये सारा मामला आ जाएगा, तो वहां पर विपक्ष जो है केंद्र को घेरने की कोशिश करेगा। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से दाव चल दिया पूरा, उनकी राजनीति स्पष्ट दिखाई दे रही है इसमें आपको? नहीं, आपको लग रहा है कि कोई नीतीश कुमार ने दांव चला है? चल तो उसी दिन दिया था जिस दिन कहा था हम सर्वे कराएंगे। आप अगर ध्यान से सुनिए जिस तरह से वो कह रहे हैं, पता नहीं आज हमारे संविधान सभा के जो निर्माता लोग हैं वो ऊपर से देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि किन लोगों के हाथ में हम छोड़ के गए भाई। संविधान भी नहीं याद है, जो प्रियम्बल है वो भी नहीं याद है, कैसे हम एक भारत बनाएंगे वो भी नहीं याद है। आरक्षण से भारत बनेगा क्या? और अगर आप ऐसे गिनती कर रहे हैं कि 100 लोग हैं, चलो इनमें ये बांट दे, ये तो ऐसी बात हो गई कि 5 लोग कमरे में बैठे हैं और 5 बढ़िया गुलाब जामुन आए हैं और 5 को एक एक दे दो, तो आरक्षण हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन भैया यहां आपके पास एक भी नहीं है, और देश के सबसे गरीब राज्य की हम बात कर रहे हैं। आप कहां किसको देने वाले हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? बिहार की आबादी को क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप उनको बांट दो के बराबर दे, तो ये झगड़ा ही नहीं होता। आप दरअसल जहर डालना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, अब हमारे पास पानी खत्म हो गया, अब ये कुआं बस इतना ही है, इतने में आओ, चलो लड़ के दिखाओ, एक दूसरे को मारो पीटो, खून खच्चर करो। राजनीतिक तौर पर यह बात बड़ी सुहाती है, जिसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि कल ही वो आंकड़ा, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आधे 50% से ज्यादा लोग वो 10,000 से कम कमाने वाले हैं, और उस बिहार में आप कह रहे हैं कि नहीं हम आरक्षण देके ये कर देंगे। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात क्या है? सरकारी नौकरियों के अलावा कोई और रोजगार का अवसर ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक मित्र संपादक होकर पटना गए थे एक बड़े अखबार के। उन्होंने कहा, अरे हम कर क्या सकते हैं, हम कैसे, कोई भी सरकार होगी उसके अलावा कुछ छाप ही नहीं सकते, एक भी इंडस्ट्री नहीं, एक भी विज्ञापन भी नहीं। और जब ये मीडिया कह रहा है तो इसका मतलब आप सोचिए रोजगार लोगों को कहां मिल रहा होगा। हाल के दिनों में जो केंद्र सरकार ने जो रेलवे का वो इंजन बनाने वाली फैक्ट्री बनाई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां। और वहां पर आप विधानसभा में ये चर्चा होते देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लोग ताली पीट रहे हैं। देश को गर्त में ले जाने वाली चर्चा हो रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत स्टैंड ले रही है अगर वो कह रही कि हम 75% आरक्षण करने को कह रहे हैं। बार बार इस पर चर्चा हुई। आरक्षण मतलब उनके लिए जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, और आज तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग में बहुत फर्क ही नहीं रह गया। नहीं देखिए, जो मैं बार बार कहता हूं, अनुसूचित जाति को दीजिए आप जितना देना है। कल जो आर्थिक डेटा आया इस सर्वे का, उसके बाद यहां तो जो चर्चा हुई, हम लोग ने यही कहा कि है क्या जो आप बांट देंगे आप। लेकिन योगेंद्र यादव जी को जैसे मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि इस सर्वे के डेटा से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि पिछड़ापन या गरीबी सीधे सीधे व्यक्ति की जाति से जुड़ी हुई है, ये वो डेटा बताता है। फिर उसमें, और एक तो ये बात, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरा डेटा का पार्ट है कि किस जाति में कितना शिक्षित है व्यक्ति, उसमें उन्होंने कहा कि भाई खास तौर वो आपकी क्वालिफिकेशंस जिससे आप उम्मीद करते हैं कि मुझे कोई सार की नौकरी मिल जाएगी,
पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, इस किस्म की कोई स्किल आपको मिल जाए। एक लाइन से जोड़ दूं, क्योंकि योगेंद्र यादव जी की आपने बात की। योगेंद्र यादव जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो देश के सबसे अच्छे चुनाव के सर्वे करने वाले हैं, और बेचारे चुनाव लड़े और बड़ी बुरी अवस्था में, मतलब जमानत जब्त तो एक चीज होती है, पार्टी उनकी पता भी नहीं कहां थी। ये मैं क्यों जोड़ रहा हूं, संदर्भ के साथ जोड़ रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं 3 ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और बिहार में 30 साल से, 3 दशक से कौन मुख्यमंत्री है? लालू प्रसाद यादव। आपको लगता है कि लालू जी के रहते किसी भी पिछड़े के साथ कोई अन्याय हो सकता है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के रहते किसी भी पिछड़े के साथ कोई अन्याय हो सकता है? और क्या ये लोग दलितों के साथ अन्याय करने वाले नेता हैं? ये तो सामाजिक न्याय के नेता हैं। उसके बावजूद अगर हुआ तो योगेंद्र यादव बताएं ये कैसे हो गया? दरअसल ये जो जैसे ये सेफोलॉजी में लोग फर्जीवाड़ा फ्रॉड करते हैं, वही वाला यहां भी आंकड़ों में कर रहे हैं। अरे भैया, संसाधन ही नहीं है, आपको उसे दुरुस्त करना है, आपको बेहतर करना है, और आरक्षण से वो ठीक नहीं हो सकता। मैं वही बात कह रहा हूं, क्योंकि आपका तर्क आरक्षण के खिलाफ था, तो मैं बता रहा हूं तर्क क्या दिया जा रहा है। भाई शिक्षा में आरक्षण आप देते हो ना, या नौकरी में आरक्षण देते हो, तो वही देने की जरूरत है। डेटा ये प्रूव कर रहा है, एक तो गरीबी जाति से जुड़ी हुई है, और दूसरा अभी तक जो किया गया पर्याप्त नहीं है। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो आरक्षण का पूरा इशू है, कई बार ये बातें उठ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी है कि देखिए, पिछड़ापन जो है ना, वो आर्थिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पिछड़े वर्ग से है, वो आईएएस बन गया, उसका बेटे भी आईएएस हैं, उसके बाद वो कुछ जो पूरा परिवार है वो जो है बेहतर हो गया, तो क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? तो ये बात बिल्कुल इस देश में सही है कि जो पिछड़ापन जो है ना, वो जाति से ज्यादा आर्थिक स्थिति से नापा जाना चाहिए। और ये जिस दिन होगा, उस दिन शायद उन लोगों को जो आर्थिक रूप से बहुत सबल नहीं है, बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको अगर आरक्षण मिलता है तो शायद वो सही हो। अभी आपकी बात कोई सुन रहा होता, योगेंद्र जी तो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन कोई और थोड़ा और गुस्सा करने वाला, वो कहता, आपकी जाति बता करके कहता, ये देखा आरक्षण के छीनने का कौन सा तर्क दिया है? वही मैं बता 2015 में मैं तो कह रहा हूं भैया, 100% कर दो, लेकिन पिछड़ों दलितों को मौका तो दे दो, 100% कर दो। यही बात को मौका तो दे दो। मैंने तो अपनी जाति चुनी नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था, तो अब मैं लेकिन वो ढूंढ लेगा ना, वो इस पर नहीं जाएगा कि आपकी भलमनसाहत भी हो सकती है भाई, या आप लॉजिकल माइंड से भी कोई तर्क रखने की कोशिश कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। नहीं, आपकी जाति इंपॉर्टेंट हो जाएगी वहां पर। मोहन जी ने जब लॉजिकल बात की थी 2015 में समीक्षा करने के लिए रिजर्वेशन को लेके, तो कितना हल्ला मचा था। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेताओं ने संघ प्रमुख के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर दिया था कि ब्राह्मण होने के कारण वो इस तरह का बात कर रहा है, उन्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, और बिहार चुनाव में हमें भुगतना पड़ेगा। और उसका ठीकरा मोहन भागवत जी के ऊपर फोड़ा गया था उस बयान का। देखिए, आरक्षण तो निश्चित रूप से ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ के अंदर, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, वहाँ 50% आरक्षण था, 16, 14 और 20%। रमन सिंह ने 2012 में उसको 56% कर दिया, 20 का 32% कर दिया। ये भूपेश बघेल आए, इन्होंने उसको 76% कर दिया। हालांकि वो राज्य भवन से पास नहीं हुआ है, बिल राज्यों में लटका हुआ है। राज्यपाल का ये कहना है कि आपने जो आरक्षण दिया है वह गलत है, यह दिया नहीं जा सकता। राजभवन में वो बिल पेंडिंग है, लेकिन भूपेश बघेल ने पूरी कोशिश कर ली और सब जगह पोस्टर लगवा दिए थे कि राज्यपाल केंद्र के कहने पर गरीबों को आरक्षण नहीं दे रहा है, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं दे रहा, पिछड़ा का जो आरक्षण मैंने बढ़ा के 27% कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहती है, और उसके राजभवन में पास नहीं हो रहा है। हालांकि आप देखिए, जब रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ाया था तो अनुसूचित जाति का उन्होंने दुगना कर दिया था। उसके बाद में अनुसूचित आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उस आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में कोई लाभ नहीं मिला था। ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, और इसमें महाराष्ट्र का उदाहरण और जोड़ दीजिए, आप तो ज्यादा देख रहे होंगे वहां क्या हो रहा है अभी। जब तक ये स्वार्थ की राजनीति हमारे नेता करते रहेंगे, पार्टियां करती रहेंगी, लिजी राजनीति करती रहेंगी ना, मांग उठी है और हमको नहीं, हम कर देंगे, हम कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, वो जनांगे साहब क्या कह रहे हैं वहां पर, वो लिटरली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना आपको, और अपनी स्ट्रीट पावर भी दिखा रहे हैं कि नहीं तो मैं तुम्हारे विधायकों के घरों में आग लगवा दूंगा। उसका असर क्या हुआ? और वो हो रहा है, उसके दबाव में आप अगर कह रहे हैं 2 महीना दे दीजिए हमको बस। उसका असर क्या हुआ? जिस दिन जरांगे ने 2 महीने का समय दिया, सीएम ने 2 महीने का समय मांगा, 5 दिन बाद मां की 4 ओबीसी जातियों का ये मैसेज चला गया मुख्यमंत्री को कि इसके साथ हमें भी आरक्षण दिया जाए, वरना हम भी प्रदर्शन शुरू करेंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहती है हमारे दल की, भाई ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मुझे आपका वोट भी चाहिए, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें कोई हाथ नहीं सुप्रीम कोर्ट डालेगा। ने रोक लगा रखी है, हम नहीं कर सकते।
इसमें जो हाथ डलेगा उसका हाथ झुलसेगा, सारे राजनीतिक दल जानते हैं मैं- कि इतना सेंसिटिव विषय है ओबीसी का कि इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए सबको हाथ करना। आज अगर नीतीश कुमार ने कल पास किया है तो बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया। अब वो जब 9 तारीख को सदन में आएगा बीजेपी को पास करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम हमें सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश की राजनीति भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी से मुझे ये उम्मीद थी, और जब मैं मुझे कह रहा हूं तो सिर्फ मुझे नहीं, इस देश के लोगों को उम्मीद है। अगर ये अवसर हाथ से निकल गया तो भारत एक बार फिर जातीय घृणा और द्वेष के दलदल में धंस जाएगा। आप इसको रोक नहीं सकते। ये दुष्चक्र है, ये विशियस साइकिल है। और मुझे याद है कि एक बार इस सरकार ने बजट के समय हम लोगों को वो डॉक्यूमेंट भेजा था, इसी मोदी सरकार ने, ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, तो बजट डॉक्यूमेंट में आया था विशियस टू वर्चुअस साइकिल। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विशियस टू वर्चुअस साइकिल की तरफ बढ़ गया है। लेकिन अगर इस जातीय फिर से विशियस साइकिल में फंस जाएगा तो यकीन मानिए कोई नीति, कोई पॉलिसी, कोई सरकार इसको बदल नहीं सकती। अब ये नरेंद्र मोदी को तय करना है। मैं इसको बहुत स्पेसिफिक कह रहा हूं कि भारत जातीय राजनीति की तरफ जाए या नहीं जाए। और बार बार उन्होंने ये कहा भी है, क्योंकि वो संयोगवश उस जाति से आते हैं जिस जाति को लेकर कहा जाता है कि पिछड़ी जाति, उस समूह में से एक जाति है। और मेरा यह मानना है कि आप जाति आधार पर कोई भी चर्चा, कोई भी बहस बहुत तार्किक कर नहीं सकते। थोड़ी देर बाद उसमें जाति घृणा आने लगती है। उससे बचने की आवश्यकता है। अब उसका रास्ता क्या होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना पड़ेगा। जोखिम लेना पड़ेगा, लेकिन तय करना पड़ेगा। वो कल तेलंगाना में थे और वहां पर सम्मेलन रखा गया था, बैकवर्ड क्लास सम्मेलन, बैकवर्ड क्लास सम्मेलन। और जो ट्रेंड कराया गया सोशल मीडिया पर वो था बैकवर्ड क्लासेस विद बीजेपी। अभी आप बात कर रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए जाति की, तो वहां पर उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, मेरी पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, मेरी पार्टी तेलंगाना को ओबीसी मुख्यमंत्री भी देगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री की बात। परिवारवाद की मानसिकता से चलने वाली बीआरएस और कांग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सीएम नहीं बनने देगी। साथियों, ये एनडीए है, बीजेपी है, जो ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। अभी आप कह रहे थे कि जाति के जंजाल से प्रधानमंत्री बाहर निकालेंगे, ये उम्मीद उनसे की जाती है। तो क्या ये राजनीति की विवशता है जो प्रधानमंत्री को वहां कहने पर मजबूर कर रही है कि हम ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी आपको मुख्यमंत्री दूंगा? ध्यान से देखिए, नरेंद्र मोदी को यह बात गुजरात रहते नहीं करनी पड़ी। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर भेजा, तो इसलिए थोड़ी ना भेजा था कि वो ओबीसी थे इसलिए चलो भेज देते हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर वो योग्यता, क्षमता थी। क्या आज देश में कोई दूसरी जाति का नेता है जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा योग्य और ताकतवर है, उनसे ज्यादा डिलीवरी दे सकता है, उनसे ज्यादा गवर्नेंस की बात कर सकता है? क्या कोई हिंदू नेता ऐसा है जो उनके मुकाबले खड़ा हो सकता है? आज नरेंद्र मोदी को यह बात करनी पड़ी तो निश्चित तौर पर वो उस दबाव में हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री उस दबाव में आए, और मैं दोहरा रहा हूं यह बात कि अगर इस दुष्चक्र में देश फिर से फंस गया तो उसको कोई और नहीं निकाल सकता। नरेंद्र मोदी अगर ये नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। वो ये बात कह रहे हैं शायद तेलंगाना को लेकर, किसी एक जगह को लेकर, लेकिन अगर ये इस तरह से आरक्षण 75%, 100%, 80%, और मैं फिर से कह रहा हूं उससे अगर किसी को लाभ हो रहा हो तो दे दें, लेकिन इसकी वजह से जो जाति घृणा फैल रही है उसको कैसे रोकेंगे, ये मोदी जी को तय करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो आप जैसे साइकिल की बात हो रही थी, तो ये भी एक चक्र ही है ना। आपका विरोधी अगर जाति की राजनीति करेगा, आप कब तक उससे बचने की कोशिश करेंगे? आप कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरकार कुछ तो तोड़ आपको उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आप हारिए। पूरा विपक्ष खुलकर कह रहा है कि हम जाति की जनगणना कराएंगे, आरक्षण बढ़वाइए देश के अंदर। प्रधानमंत्री को भी फिर बात करनी है कि मैं तो साफ ही है कि ये दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना की जब से बात जो है विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर से कांग्रेस ने उठानी बहुत जोर शोर से शुरू की है, तभी से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जाति की बात कर रहे हैं। तो अगर, और हम जानते हैं कि अगर आप राजस्थान ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, मध्य प्रदेश ले लें और आप तेलंगाना ले लें, तो बड़ी पॉपुलेशन ओबीसी की है। और ये हमने देखा है पिछले चुनावों में कि ओबीसी जो वोटर है उसने बीजेपी के लिए वोट किया है।
ऐसे में कहीं ये वोटर छिटक ना जाए, इसकी जो चिंता है वो बीजेपी को करनी पड़ रही है। और यही कारण है कि उनकी जो रैलियां हैं या उनके जो भाषण हैं उसमें इन सब बातों का लेकिन ये इतना विरोधाभासी है राहुल जी। अभी कल चूंकि आप संघ की बैठक की चर्चा कर रहे थे, गुजरात में कच्छ में चल रही थी, कच्छ में चल अखिल रही भारतीय कार्यकारिणी मंडल। तो वहां पर यह तय हुआ है संघ की बैठक के अंदर कि हम देश भर के अंदर जातीय भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जगह जगह देश भर में अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस रास्ते पर चलना चाहती है और राजनीति आपको विवश कर रही है कि आप भी वही भाषा बोले जो आपका विरोधी बोल रहा है। देखिए, संघ ने तो उसको बहुत पहले कहा था। संघ ने तो एक प्रस्ताव पारित किया था कि एक कुआं होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए और एक शमशान होना चाहिए। संघ तो हमेशा जातिवाद के खिलाफ रहा है, संघ के अंदर इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी जो पहचानी जाती थी, उससे अगर देश की राजनीति करना है, देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, तो ओबीसी को जोड़ना पड़ेगा। और यही कारण रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को एक कहना पड़ रहा है कि हमारे जो 303 सांसद है उसमें से 132 सांसद जो है वो पिछड़े से आते हैं और 30 और 32 सांसद SC ST से आते हैं। 70% सांसद जो हमारे हैं वो SC ST और OBC से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में 28 मंत्री OBC से आते हैं। तो क्यों बताना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि OBC में अगर लोगों के मन में चला गया कि भारतीय जनता पार्टी OBC के साथ नहीं दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लौटना मुश्किल होगा। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का जो प्रभाव है और दबाव है वह प्रधानमंत्री पर भी दिख रहा है, वह अमित शाह के ऊपर भी दिख रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भी दिख रहा है। और 2024 का चुनाव जब होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी और कोई भी राजनीतिक दल किसी भी ओबीसी से विरोध अपना दिखता प्रदर्शित नहीं करेगा और सबको साथ में लेकर चलकर ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि देश में 50% ज्यादा जिसकी आबादी है, बिना उसके सत्ता मिलेगी नहीं। तो सत्ता साधने के लिए इन्हें साधना ही होगा। अभी आपने प्रधानमंत्री को सुना, मुझे ब्रेक लेना बिल्कुल पड़ेगा। मैं जानता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संकट सामने नहीं आया जाति वाला, उसको पता है और इसीलिए वो हिंदू राजनीति की बात करती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, उसको सिर्फ ओबीसी का वोट नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो उसको बहुत वोट मिलते हैं हिंदुओं के, और ओबीसी का एक बड़ा वोट उनके विरोध में भी जाता है। ये बात भाजपा को पता है। नरेंद्र मोदी को उसी की बात करनी होगी जो आप काट पूछ रहे थे, उस विशेष साइकिल की काट वही है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का आरोप भी लगाया अपने विरोधियों के ऊपर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाई दी, और कहां दिखाई दी है? केदारनाथ धाम में। राहुल गांधी 3 दिन के लिए केदारनाथ धाम गए थे। अब ये तय था या वहां पर अचानक आमना सामना हो गया? 2 भाई मिल गए। कौन 2 भाई? राहुल गांधी और वरुण गांधी। दिक्कत कितनी है कि दोनों एक दल में नहीं है। दिल में कितने एक दूसरे की तो हम नहीं कह सकते, दल एक नहीं है फिलहाल। और राहुल गांधी अपनी विवशता कई बार जाहिर कर चुके हैं कि ये उस विचारधारा को अपना चुके हैं जिसके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। लेकिन दोनों की मुलाकात हुई है केदारनाथ धाम में, उसकी तस्वीर